सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिनव शुक्ल है और तारांजलि फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में आप सबसे जुड़कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं सबसे पहले तारा सिंह जो पैट्रन हैं इस तारांजलि फाउंडेशन की तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सुनीता चौधरी जी हैं, यशपाल शर्मा जी, राजवीर सिंह जी, रवि पांडे जी, अर्जुन शुक्ल सागर जी और शैलजा जी। इसके अलावा तारांजलि फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप उन्होंने सोचा और मुझे आमंत्रित करने पर विचार किया। जैसा मैं बता रहा था कि आज बड़ा विशिष्ट सा कार्यक्रम है। मुझे आपसे आधा घंटा 40 मिनट बातचीत करनी है। बीच बीच में हम कुछ कविताएं भी सुनते रहेंगे और मैं अपनी काव्य जीवन की जो यात्रा है उसके बारे में आपसे कुछ अपनी बातें बांटूंगा। मैं कुछ शुरू करता हूँ कि नया रंग है, नई उमंगें, नया जोश है, ज्वाला है। नया रंग है, नई उमंगें, नया जोश है, ज्वाला है। मौसम से ऐसा लगता है भारत जगने वाला है। और चाहे कहीं रहें दुनिया में, मन भारत में रहता है। भारत की खुशबू आती है, भारत हम में बहता है। मैं आजकल अमेरिका की कैलिफोर्निया राज्य में एक फोल्सम नाम की नगरी है, वहाँ रहता हूँ। और हिंदी कविता से, हिंदी साहित्य से बहुत बचपन से मेरा जुड़ाव हुआ और बहुत अच्छे लोगों के साथ मुझे बैठने का, उठने का अवसर मिला। और शायद इसी का प्रताप है कि आज मैं आप लोगों से यहाँ तारांजलि फाउंडेशन के इस पोर्टल पर रूबरू हूँ। मैं कुछ दोहों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि तीन रंग के थाल में अनगिन बिखरे रूप, दुनिया है सामान्य सी, भारतवर्ष अनूप। लोकल के वो कल बने। हम लोग कई बार अपनी चीज़ों को कम आंकते हैं, तो लोकल के वो कल बने। मन की साकल खोल, घर की मुर्गी मत सदा, दाल बराबर तो। लेकिन संसार की जो हालत है कि लालच का हारमोनियम, हथियारों का राग, नफरत के परमाणु में 100 सूरज की आग। ये आजकल के मौसम में नफरत के परमाणु बम बहुत फूट रहे हैं। रोटी खाकर सो गया, सूरज हुआ निढाल, लूटे जगमग रात भर, चंदा करे बवाल। अंतस में उपजी नदी, भीतर रही आबाद, नयनों से झरना बनी, मन तक बही अगाध। अपने इस व्यक्तित्व का कर ले यूं विस्तार, सारे जग में प्रेम के बजने लगे सितार। ये जो प्रेम के सितार हैं, संसार को यही इस नफरत के परमाणुओं से बाहर निकाल कर लाएंगे। और ये सितार कोई बाहर से आके नहीं बजाएगा। ये प्रेम का सितार हर व्यक्ति के अंदर है और व्यक्ति को स्वयं बजाना है। मैं अपनी यात्रा के बारे में आपसे कुछ बांटता हूँ। मेरा जन्म जो है बचपन मेरठ की बागी हवा में बीता। और जब मैं 3-4 वर्ष का ही था तो वो मेरठ की बागी और तूफ़ानी हवाओं से निकलकर मैं आसाम की रिमझिम फुहारों में पहुंच गया।
मेरे पिता केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते थे, और केंद्रीय विद्यालय में माता पिता आपके जब हों तो उसका सुख ये होता है कि आपको जगह जगह घूमने का और भारत के अनेक स्थानों को देखने का अवसर मिलता है। तो हम लोग आसाम में पहुँचे, और आसाम में हम जिनके घर में किराएदार थे, ये डॉक्टर बरका कोटी, डॉक्टर धीरेन और डॉक्टर आशा बरका कोटी थे। बहुत ही सांस्कृतिक उनका दोनों का व्यक्तित्व था। उनके 2 बच्चे थे, दोनों 2 बेटियां थीं, दोनों संगीत सीखती थीं, तो उनके साथ मैं भी कभी कभी उनके गुरुदेव के साथ बैठ जाता था। 4-5 वर्ष का था मैं। और डॉक्टर बरका कोटी के मित्र थे भूपेन हज़ारिका जी, तो कभी कभी भूपेन हज़ारिका जी भी उनके घर आते थे, और मैं जाने अनजाने में उनके साथ भी जो है मुझे मिलने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। हमारे साथ एक और परिवार रहता था, उसमें मेरा बहुत प्रिय मित्र, मेरा हम उम्र रोहन दुर्गेश गोगोई भी था। रोहन जो है वो बहुत अच्छा लेखक है। उसकी 2 पुस्तकें, एक तो चेजिंग माया नाम की पुस्तक आई है अभी फ़िलहाल, और राहगीरे रहगुज़र नाम की उसका एक काव्य संग्रह भी आया है। तो हम दोनों 4-5 वर्ष के थे और एक साथ एक घर में रहते थे, और आगे बढ़कर रोहन भी साहित्य के क्षेत्र में आगे आए, और उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी और बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में उनका निर्माण हुआ। बहुत दुख की बात है कि पिछले वर्ष जो है रोहन हम सबको छोड़कर चले गए अनायास, एक बहुत ही दुखद घटना में। पर जो बचपन की जो स्मृतियां हैं वो, उसमें कहीं कोई संगीत का शिक्षक संगीत सिखा है, और कहीं भूपेन हज़ारिका जी की गोद में खेल रहे हैं, तो कहीं रोहन के साथ बदमाशी और शैतानियाँ चल रही हैं। तो इस तरह आसाम, और आसाम की धरती, आसाम और बंगाल की धरती में एक बात है कि आप लोहे का छल्ला भी बो दें तो थोड़े दिनों में जंगल उगाए वहाँ पर, इतनी उर्वरक धरती है। तो कहीं ना कहीं साहित्य, संगीत और कला के प्रति एक रुझान वहाँ से प्रारंभ हुआ। अब आसाम में करीब हम लोग 5-6 वर्ष रुके। उसके बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। तो लखनऊ में हमारा पुश्तैनी मकान था, और ऐशबाग में जो हम लोगों का घर था, हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ हमारे ताऊ जी थे, बड़े ताऊ जी, और 2 ताऊ जी थे, ताई जी थी, आंटी जी थी, और परिवार में और बच्चे थे। उसमें हमारे बबलू दादा हैं, महेंद्र कुमार शुक्ल जी, जो हमारे ताऊ जी के बड़े बेटे, वे भाषा के ऊपर जो उनकी पकड़ थी, और जिस प्रकार वे लंबी लंबी बातें बहुत छोटे में बता लेते थे, और छोटी छोटी बातों को इतना रस भर के आपको सुनाते थे कि सूखी हुई लकड़ी की लठ जो है वो रेन फॉरेस्ट बन जाए, ये उनकी बातों का जादू था। और कई बार ऐसा होता था कि हम लोग रात को छत के ऊपर बिस्तर बिछा कर सोने के लिए जाते थे गर्मी की छुट्टियों के मौसम में, और रात भर हम लोगों की चर्चाएं चलती थीं, बातें होती थीं, और वो किस्से बताते थे कि हमारे परिवार के किस्से, और समाज के किस्से, और दुनिया भर की बातें उनके साथ होती थी। तो ये जो बातचीत करने का संस्कार था, ये मुझे लगता है कि बबलू दादा से मुझे बहुत बहुत सीखने को मिला इस बारे में। और वहीं हमारी जो बड़ी ताई जी थीं, श्रीमती बिंदुवासिनी शुक्ल, वो ईश्वर उनकी आत्मा को हमेशा सद्गति प्रदान करे, शांति प्रदान करे। वे अगर प्रेम को मनुष्य का स्वरूप प्रदान किया जाए तो शायद वो कुछ उनके जैसा दिखे। जीवन में उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो अपने बारे में कभी नहीं सोचती थी, हमेशा परिवार, हमेशा और प्रेम का मूर्त रूप थी। तो उनको देखकर किस तरह व्यक्ति जो है अपने आप को घोल देता है समाज में, अपने परिवार में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हृदय को स्पर्श किया। तो ये, और इस प्रकार जो है लखनऊ के ऐशबाग में हम लोग रहे। फिर हम लोग RDSO कॉलोनी मूव हो गए। केंद्रीय विद्यालय RDSO में पिताजी थे, और RDSO कॉलोनी में ही हम लोग रेलवे कॉलोनी की तरह थे, वहाँ रहने लगे। और वहाँ RDSO कॉलोनी में हमारी धानुक मैडम हमें हिंदी पढ़ाती थी। वहाँ VR यादव सर थे, नकवी सर थे जो गज़लें करते थे, AK पांडे सर थे। तो ये शिक्षक थे जो रविचंद्रा सर थे, जिन्होंने बहुत भाषा में कुछ लिखना मैंने शुरू किया। उसी समय केंद्रीय विद्यालय में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हुआ। तो यूथ पार्लियामेंट में होता है कि आप सबको अभिनय करना होता है। तो उस अभिनय में जो मुझे रोल मिला था वो विपक्ष के नेता का रोल दिया गया,
और उसका आयोजन कर रही थी हमारी बहुत ही आदरणीय शिक्षिका हैं शाहिदा सिद्दीकी मैडम। तो अटल जी का ही एक भाषण उन्होंने दिया और कहा कि तुम्हें ये अटल जी की तरह ही बोलना है। तो वो अटल जी की तरह बोलने के चलते जो है वो बड़ा एक मंच की झिझक भी हटी और पहली बार मंच पर आकर बोलने का अवसर मिला। और क्योंकि अटल जी के भाषण को बोल रहे थे तो मन मन जो है उससे जुड़ता चला गया। और फिर अटल जी की कविताएं जो है उनसे प्रभाव आया, उनको पढ़ना शुरू किया तो और भी आनंद जो है अटल जी के साथ जुड़ने का जो आनंद था वो प्राप्त हुआ। और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा थी कि अटल जी का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त करने का अवसर उसी दौर के आसपास मिल गया। खैर, तो लखनऊ चल रहा था और अटल जी की बातें चल रही थी, कविता की बातें चल रही थी। और उसके बाद जिस तरह 12वीं विज्ञान से 12वीं लेने वाला विद्यार्थी जो है वो हर या तो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है। तो हम लोगों ने भी आईआईटी की कोशिश करी। तो कहा जाता है आप सूरज की कोशिश करिए और तीर चलाइए तो किसी ना किसी प्लेनेट पे तो अटक ही जाएंगे। तो आईआईटी का प्रयास किया, लेकिन मेरा एडमिशन हुआ बरेली के रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, जो कि मुझे लगता है कई मायनों में आईआईटी से भी बहुत अच्छा कॉलेज था। जो हमारे सीनियर्स थे वे इतने श्रेष्ठ थे और इतना उन्होंने, जब हम कॉलेज में पहुंचे तो उनकी प्रतिभा से इतना चमत्कृत हुए कि किस प्रकार वो अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक थे, सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक थे। आज भी मैं अपने किसी भी सीनियर से मिलता हूँ तो मन जो है श्रद्धानत हो जाता है कि उन्होंने बहुत स्नेह जो है अपने जूनियर्स को दिया और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बड़ी प्रेरणा दी। और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक थे हमारे। अनुपम श्रीवास्तव जी थे, मनीष राय जी थे, एस.के. तोमर जी थे, कर्मवीर आर्या जी थे, शेखर वर्मा जी थे। ये वो शिक्षक थे जो आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कराते ही थे पर अपनी कक्षाओं में बातों बातों में जीवन के गूढ़ रहस्य भी स्पर्श कराते हुए चलते थे। तो रोहिलखंड विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग चालू रही। अब वहीं कविता जो है साथ में चलती रही। फ्रेशर्स पार्टी हुई तो उसमें कविता सुनाई, या कहीं कवि सम्मेलन हुआ तो उसमें कविता सुनाई। एक बार क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में ही कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और मुझे पता चला कि डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जो हैं वो रिश्तों के इस ताने बाने में मेरी मम्मी के मामा लगते थे। तो उस नाते भी मेरे मन में था कि मैं उनसे मिल लूँ, उनके दर्शन करने को मिलेगा। और कार्यक्रम में जो है वो डॉक्टर उर्मिलेश को भी आना था। तो डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, पर डॉक्टर उर्मिलेश उस कार्यक्रम में आए और हमारे रजिस्ट्रार थे, उन्होंने मुझे भी एक कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। तो मैंने जब कविता सुनाई तो मंच से ही उर्मिलेश जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम बेटा बदायूं आकर हमसे मिलो और मैं तुम्हें कुछ पुस्तकें दूंगा। तो अब बरेली के रोहिलखंड विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले कवि सम्मेलन में एक छात्र कविता पढ़ता है और उर्मिलेश जी जो उस समय शीर्ष के कवि थे वो आपको आमंत्रित करें कि भैया आओ बदायूं आके हमसे मिलो। तो बड़ा रोमांच हुआ इस बात का। 2-4 सप्ताह बाद ही अपना बरेली से हमने बस पकड़ी और बदायूं पहुंच गए। बदायूं पहुंचे तो उर्मिलेश जी के घर जाना था, बस अड्डे पर उतरे। मैंने ये सुना था कि बदायूं में अगर आपको डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी के घर जाना है तो रिक्शे वाले को आपको ये नहीं बताना पड़ता कि इस मोहल्ले में ले चलो और इस जगह ले चलो। आप जाके उससे कहिए कि भैया हमें डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी के घर जाना है, तो रिक्शे वाला आपको सीधे सीधे उनके घर ले जाके छोड़ देगा। बदायूं जैसे बड़े शहर में ऐसा होना, तो मैंने कहा जरा टेस्ट करें, सुनी सुनाई बातें, कई बार ऐसा लगता है कि भाई सुनी सुनाई बातें हैं। तो रिक्शे वाले से मैंने कहा कि भैया मुझे डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी के घर जाना है। तो वो रिक्शे वाला बोला हाँ हाँ चलिए, और बैठाल के चलने लगा। मैंने कहा कि अरे इसको तो सही में पता है डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी का। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, उर्मिलेश जी का घर भी इससे पूछते हैं कि शायद इसको पता है कि नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि अवस्थी जी के यहाँ जाने की बजाय मुझे डॉक्टर उर्मिलेश के घर ले चलो। तो रिक्शे वाला कहता है उर्मिलेश जी तो ब्रजेंद्र अवस्थी जी के घर के पास ही रहते हैं, और ले जाके उसने मुझे डॉक्टर उर्मिलेश के घर पर उतार दिया। ये क्या अद्भुत बात है बदायूं नगरी में। आज से खैर 20-25 वर्ष पुरानी बात है, लेकिन उस समय जो हिंदी के साहित्यकार हैं, जो हिंदी के कवि हैं, उनका सम्मान केवल कागज़ पर नहीं बल्कि लोगों के हृदयों में होता था। वो रिक्शे वाला भी सम्मान से, बड़े प्रसन्नता से मुझे उर्मिलेश जी के घर लेके गया। फिर मैं उर्मिलेश जी से मिला, उन्होंने बड़े स्नेह से सबसे मुलाकात करवाई, उनके परिवार के सभी सदस्यों से उन्होंने भेंट करवाई। अक्षत, प्रिय अक्षत जो बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत श्रेष्ठ लिखते हैं, वो उस समय बहुत छोटे से थे, स्कूल जाते थे।
तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और नीलेश जी ने कुछ पुस्तकें दी। कविता में सहज शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार उसकी संप्रेषणीयता का महत्व होता है, इस संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें बताई। और 4-5 घंटे मैं उनके साथ बिताकर और मैंने कहा कि चलिए मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी के यहाँ जाता हूँ। फिर वो ब्रजेंद्र अवस्थी जी के दरवाजे पर मैं पहुँच गया। अब वहाँ भी काफ़ी देर तक मैं सकुचाया ऐसा खड़ा रहा कि भाई डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी कितना बड़ा बड़ा नाम है और कितने श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उनके उनके जो ग्रंथ हैं वो आज भी मानव जाति को प्रेरणा देने का काम करते हैं। उन्होंने स्वातंत्र सूर्य शिवा नाम से शिवाजी पर एक ग्रंथ लिखा है, हनुमान जी पर लिखा है, शंकराचार्य पर लिखा है, जवानों जिंदाबाद नाम की उनकी एक पुस्तक कारगिल युद्ध पर है। अद्भुत कवि थे, अद्भुत। तो मैं बड़ा अपने आप को मन में बड़ा डर लिए, बड़ा सहमा सहमा खड़ा हूँ गेट के आगे कि भाई मैं कैसे अंदर जाऊँ। लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटा के मैं अंदर पहुँचा। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे पास बैठा ला। करीब 4-5 घंटे, वो तो रात को रुकने का भी आग्रह करने लगे कि कल जाना, पर भोजन आदि करा कर और उनसे अटल जी की बातें, अटल जी उनके बड़े प्रिय मित्र थे, और अन्य अनेक साहित्य की बातें करते हुए जो है उन्होंने मुझे विदा किया। उन्होंने एक बात लेकिन ऐसी कही जो मेरे साथ जीवन भर चलने वाली हो गई। जो अनेक बातें उन्होंने कही, लेकिन ये बात जो है वो रह रह के मुझे सताती है, या कह लीजिए कि अंदर से मुझे कुरेदती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्यों लिख रहे हैं, एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में, कि कौन पढ़ रहा है। आजकल फेसबुक की भीड़ है, यूट्यूब और ये सब इतना झंझट चल रहा है, इसमें लिखने पढ़ने के चक्कर में क्यों पढ़ा जाए। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जिस समय उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि बताओ मोहम्मद गौरी कैसे मरा। तो मैंने कहा मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने आँख पे पट्टी बांधकर तीर चलाया और मोहम्मद गौरी मर गया। चंद बरदाई नाम का कवि था, उसने कविता पढ़ी थी 3 बार 24 खंड अंगुलश प्रमाण वाली कविता पढ़ी, और तो बोले कि ऐसा है, ये तुम्हें किसने कहा कि ऐसा हुआ। ये तो इतिहास जो है वो तो ऐसा नहीं बताता है। जो प्रामाणिक इतिहास है वो तो ये कहता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है वो अफगानिस्तान वापस जाते समय किसी मलेरिया या किसी इस प्रकार की बीमारी से हुई थी। तो लेकिन तुम ऐसा मानते हो कि मोहम्मद गौरी इसलिए मरा कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको आँख पे पट्टी बांध के तीर मारा। वो तुम इसलिए जानते हो क्योंकि कवि ने ये तुम्हें बताया है। ये वो दौर था जब जो भारत की चेतना ग्रह थे, जो भारत की जहाँ जहाँ भारत के लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी वहाँ वहाँ प्रहार हो रहा था। ये वो दौर था जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, बाहर से आक्रांता आते थे, लूटपाट करते थे, वापस चले जाते थे, और जिन जिन चीज़ों से ऐसा लगता था कि भारतीय समाज की आत्मा जुड़ी है, उन चीज़ों पे प्रहार होता था। ऐसे में एक कवि ने कहा कि हमें अपना आत्मसम्मान आगे रखकर चलना है और एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट की। और आज पूरा संसार ये मानता है उस कवि की वाणी की ताकत के चलते कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु ऐसे हुई। और इससे जो स्वाभिमान, इससे जो आत्मविश्वास लोगों में जगा, ये अपने आप में अद्भुत था। और बात में दम है कि भाई आप जो है, जब आप पीड़ित हैं, जब आपके ऊपर एक क्रूर शासक जो है शासन कर रहा है और आपके आस्था के केंद्रों को तोड़ रहा है, उनको विघटित कर रहा है, चुन चुन कर जहाँ जहाँ हमारी आस्था के बिंदु हैं उन पर प्रहार कर रहा है, ऐसे में कवि ने न केवल स्वाभिमान की बात कही, बल्कि कवि ने उस सूरज को भी जगा के रखा, उस रोशनी को भी जगा के रखा कि ऐसा नहीं है, इस अंधकार के बाद कहीं सवेरा होगा। और अब तो सवेरा दिखने भी लगा है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी सुंदर बात है। और अवस्थी जी से मिलके मैं वापस बरेली की ओर आ रहा था। तो जब आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, जैसे कुछ चेंज हो गया है, मशीन के अंदर कुछ नया पुर्जा लग गया है। और मैंने एक कविता लिखी थी तब। रास्ते में एक पेड़ गिरा पड़ा था, बदायूं से बरेली के रास्ते में, एक तालाब के ऊपर, एक झील के ऊपर ऐसे। तो सुनिए, तो मैंने कविता लिखी थी कि नदी के 2 किनारे थे, हमेशा दूर रहते थे, वहीं एक पेड़ था लंबा, घनी शाखें, तना मोटा, हमेशा सोचता था ये किनारों की जो दूरी है वो कैसे दूर की जाए। सदा वह कल्पनाओं में बनाता था नदी पर पुल,
घनी आंधी चली एक दिन, बड़ा तूफान गिराया, गिरा वह पेड़ भड़भड़ में, नदी के इस किनारे से नदी के उस किनारे तक बनाकर एक लंबा पुल। वो पुल जिस पर से होकर के किनारा इस तरफ वाला उधर वाले से मिलता था, समय कटता गया यूं ही। फिर एक दिन बाढ़ सी आई, बहा कर पुल थमा पानी, किनारे दूर थे फिर से, मगर नन्ही सी एक कोपल उगी थी जो मुहाने पर, वो मन में सोचती थी ये बनूंगी पुल बड़ी होकर। हमारी जिंदगी यूं ही पुलों के बनने मिटने की अधूरी सी कहानी है। नदी क्या है, कई सपने खुली आंखों में बहते से, नदी के दो किनारे थे, हमेशा दूर रहते थे। तो वो जो नदी के दो किनारे जो हमेशा दूर रहते थे, वो डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी से मिलकर, डॉक्टर उर्मिलेश से मिलकर पास आए। लखनऊ में आरडीएसओ कॉलोनी में हमारे मोहल्ले में हमारी दूर के रिश्ते की बहुत ही करीबी बुआ रहती थी। तो उनका जो परिवार था वो ईश्वर के वरदान की तरह हमें मिला था। इनके परिवार में उनके 3 बेटे और 1 बेटी, और बुआ जी फूफा जी ये लोग रहते थे। और फूफा जी जो है वो तो अद्भुत ही उनका व्यक्तित्व था। बुआ भी प्रेम का मूर्त स्वरूप थे, और फूफा जी जो है वो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ही उन्नत थे, और जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर बड़ी गहरी दृष्टि उनकी होती थी। तो जब मैं अवस्थी जी से मिलकर उनके पास गया तो उन्होंने मिलने से पहले ही, अवस्थी जी से जब मिलने जा रहा था उससे पहले मुझे उनकी एक बात याद आ रही थी कि उन्होंने बताया कि आरडीएसओ कॉलोनी में 1970-75 के आसपास जब ये इमरजेंसी का टाइम था, उस समय कवि सम्मेलन हो रहा था। तो आरडीएसओ कॉलोनी में एक राजधानी हॉल है, वहाँ कवि सम्मेलन होता था, और डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी काव्य पाठ करने के लिए आए। तो जब वो आए काव्य पाठ करने, तो लोगों ने अनुरोध किया कि आप ललिता शास्त्री का स्वप्न नामक कविता सुनाइए। तो डॉक्टर अवस्थी ने जो है एक पोस्ट कार्ड वहाँ बैठे जो संचालन कर रहे थे या किसी को पकड़ाया कि अगर मैं सुनाता हूँ कविता, आपका अनुरोध है, लेकिन ये पोस्ट कार्ड जो है ये पोस्ट कर दीजिएगा यदि मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ। और पोस्ट कार्ड में घर वालों के लिए संदेश था कि आप लोग चिंता न करें, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ और मैं संपर्क करूँगा। उस समय फ़ोन होते नहीं थे। और फिर उन्होंने ललिता शास्त्री का स्वप्न, जो अपने समय की एक ऐसी कविता है जो भारतीय राजनीति की अंतरात्मा तक पड़ताल करती है, वो कविता सुनाई। और तो वो कवि थे डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी। तो उनकी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर कालांतर में वे मेरे काव्य गुरु भी बने। तो डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी के शिक्षण में और उनके द्वारा जो छंद का ज्ञान और जो कविता का ज्ञान मिला, वो तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल अद्भुत ही था। ये मेरे लिए वो मिलना, वो प्राप्त होना। और फिर डॉक्टर उर्मिलेश का भी बड़ा स्नेह मुझे आने वाले समय में प्राप्त होता रहा। तो इस तरह इंजीनियरिंग बरेली में कंप्लीट हुई। बरेली में वसीम बरेलवी जी भी रहते थे, उनका भी बड़ा स्नेह है, और उनसे भी प्रभावित होने का बहुत अवसर मुझे मिला। वहाँ से बरेली में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुँचा, वहाँ से MBA करने के लिए। और इलाहाबाद में मुनिरबा करके कॉलेज है, हम लोग कटरा के पास रहते थे, ममफोर्डगंज कटरा वो इलाके। और इलाहाबाद में कैलाश गौतम जी उस समय आकाशवाणी में काम करते थे। कैलाश गौतम जी भी अद्भुत कवि थे। तो मैं कैलाश गौतम जी से भी मुझे वहाँ जाकर मिलने का अवसर मिला और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो ये जो चाइल्डहुड कहते हैं, जो बचपन था, उसमें इतने अच्छे अच्छे लोगों का, इतने अच्छे अच्छे कवियों का मुझे साथ मिला, उनको सुनने का अवसर मिला, उनके साथ मंचों पर पढ़ने का अवसर मिला। तो उससे मुझे बहुत ऐसा लगता है कि एक प्रिविलेज्ड वाली फीलिंग आने लगी कि मैं तो भाई बहुत ही ईश्वर की बड़ी कृपा रही इस चीज़ को लेकर। उसके बाद मेरी नौकरी लगी बेंगलोर और हैदराबाद। अब बेंगलोर और हैदराबाद जब पहुँचे, तो हैदराबाद जो है वो जब जा रहा था मैं, तो मुझे मन में बड़ा ये था कि हैदराबाद जा रहे हैं, अहिंदी भाषी क्षेत्र है यहाँ, तो अब लगता है भाषा, कविता, साहित्य पीछे छोड़कर अब तो कंप्यूटर और यही सब ज़िंदगी जो है जावा और C और C++ में बीतने वाली है। पर हैदराबाद में जो है वो इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं मिली और उनसे जुड़ने का मौका मिला। वहाँ पर सांझ के साथी नाम की एक संस्था थी, गीत चांदनी एक संस्था थी, कादम्बनी क्लब एक संस्था थी, साहित्य सुमन डॉक्टर प्रतिभा गर्ग थी, वो चलाती थी कादम्बनी क्लब की, डॉक्टर अहिल्या मिश्रा थी। वहाँ वार्ता नाम का एक समाचार पत्र निकलता था, उसके संपादक थे राधेश्याम शुक्ल जी।
कवितावाचक नवी जी और ऋषभदेव शर्मा जी विश्वम्भरा से जुड़े हुए थे, और ऐसे ऐसे अद्भुत लोगों से मिलने का अवसर मिला जो साहित्य में आकंठ डूबे थे। हर रविवार को जो है गोष्ठी होती थी, और महीने में हर दिन हर रविवार को गोष्ठी होती थी। तो हमारा रविवार जो है वो गोष्ठियों में बीतता था, उसमें साहित्य की बातें और अच्छी अच्छी कविताएं सुनने के लिए जो है वो बड़ा बड़ा आनंद मिलता था। आदरणीय रत्नकला मिश्रा जी भी वहाँ पर थी, और बहुत अच्छे अच्छे कवि थे। दुर्गा दत्त पांडे जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। पानी वाला नाम की एक कविता उनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। तो हैदराबाद ने उस साहित्य को, जैसे कहते हैं कि हमें लग रहा था कि अब ये चिंगारी बुझेगी, उसके ऊपर जो है वो फुकनी से फूंक के और पेट्रोल छिड़क दिया। और तो बड़ा ये रहा कि कविता की धारा चलती रही। फिर बेंगलोर आए। बेंगलोर में शब्द साहित्यिक संस्था से जुड़ने का अवसर मिला। शब्द में सरोजा व्यास जी जो हैं वो उसकी अध्यक्षा थी, निहाल हाशमी जी थे, और दक्षिण भारत नाम का एक समाचार पत्र तब प्रारंभ नहीं हुआ था। तब श्रीकांत पराशर जी राजस्थान पत्रिका के संपादक थे। तो श्रीकांत पराशर जी राजस्थान पत्रिका के संपादक थे, उनके दर्शन करने का मुझे लाभ मिला। उन्होंने बहुत स्नेह से मेरे लेख और मेरी कविताएं राजस्थान पत्रिका में छापी, और बाद में उन्होंने अपना समाचार पत्र निकाला दक्षिण भारत। तो उसमें उन्होंने मुझे एक नियमित व्यंग्य स्तंभकार के रूप में मेरे व्यंग्य छापे। उससे बहुत प्रेरणा मिली। मैं श्रीकांत पराशर जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुझे प्रदान किया जिस पे मैं लिखता था, और वो छपे हुए को खुद पढ़ना कि देखिए अखबार में आपका लेख छपा है, उससे बहुत प्रेरणा मिलती थी। बेंगलोर में और भी मुझे बहुत प्रिय जो है मित्रों से मिलने का अवसर मिला, और बहुत अच्छे अच्छे कवियों से मिलने का अवसर मिला। डॉक्टर आदित्य शुक्ल, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, जनार्दन पांडे प्रचंड, ज्ञानेंद्र मिश्र, और बहुत अच्छे कवि बेंगलोर में हैं, मंजू वेंकट जी, फिर हरिकृष्ण सक्सेना परेशान जी। राज कपूर के सहयोगी होते थे तिलक राज सेठ तलब जी, उन्होंने एक बार एकल काव्य पाठ किया तो मुझे बुलाया उसमें, और बहुत अच्छा वातावरण बेंगलोर में भी साहित्य का जो है वो मिला, और वहाँ भी साहित्य कविता चलती रही। अब इंटरनेट का समय आ रहा था, धीरे धीरे ईमेल वगैरह ज़्यादा उठ रही थी, याहू ग्रुप्स शुरू हो गए थे। इसी सब के बीच में जब एक मौन साधक के रूप में कविता चल रही है, कविता पढ़ते हैं, गोष्ठियों में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबों पर चर्चा होती है, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली चरण गुप्त, महादेवी वर्मा, इसी दौर में एक दिन मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति से कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रण आता है कि अमेरिका के और कनाडा के करीब 20-22 नगरों में कवि सम्मेलन के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, और आपके साथ सोम ठाकुर जी जो कि हिंदी के बहुत बड़े मूर्धन्य गीतकार हुए हैं, और उदय प्रताप सिंह जी जो कि मेरे सबसे प्रिय कवियों में से हैं, उनके साथ जो है वो आपको अमेरिका आना है। तो मेरे लिए तो जैसे लॉटरी खुल गई कि अरे वाह, अमेरिका आना है, वो भी कवि सम्मेलन के लिए, कविता के लिए, वो भी 1-1.5 महीना बिताना है। तो ये करीब 15 वर्ष पहले की बात है, 2005। अनूप भार्गव जी उस समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के सचिव थे, आलोक मिश्रा जी थे, सुशीला मोहनका जी जो भी हैं वो बहुत ही महादेवी वर्मा की शिष्या के रूप में हमेशा उनका रूप दिखता है, महादेवी वर्मा का रूप दिखता है जब भी मैं सुशीला मोहनका जी से मिलता हूँ। इन सब लोगों ने बहुत स्नेह के साथ यहाँ अमेरिका बुलाया, और 15-16 जो कार्यक्रम यहाँ पे हुए, जो 1.5 महीना हम लोग यहाँ रुके, वो भी बहुत ही अद्भुत रहे। उसमें उदय प्रताप सिंह जी से मिलना, समाजवादी विचारधारा से परिचित होना। लोहिया जी को मैं नाम सुना था मैंने, पर कभी पढ़ा नहीं था, पर उदय प्रताप सिंह जी से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा है उससे करीब से जानने का अवसर मिला, और सोम जी से गीत का जो पक्ष है, नवगीत का जो पक्ष है, उसे बहुत करीब से जानने का अवसर मिला। तो वो बड़ा सीखने का एक दौर चला। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो तो आज तक निरंतर जारी है, लेकिन हाँ, ऐसे पड़ाव पड़े जहाँ पर एक बड़ी मात्रा में अचानक से एक ओवरफ्लो, जैसे ब्रॉडबैंड में बहुत सारा डेटा जो है अचानक से बहकर आया, तो वो बड़ा आनंद रहा। वो क्योंकि अब भारत में ये है कि आप अमेरिका होके वापस आ जाइए तब तो आप बड़े कवि हो गए। तो हम जब बेंगलोर वापस लौटे अमेरिका में कवि सम्मेलन करके, तब बड़े आमंत्रण आने लगे। अभी तक तो खैर कवि सम्मेलन के उतने आमंत्रण नहीं आते थे, लेकिन मुख्य रूप से गोष्ठी के कवि के रूप में ही रहे। पर इस अमेरिका यात्रा के बाद भारत में भी कवि सम्मेलनों के खूब आमंत्रण आना शुरू हुए। कहीं जा पाते थे, कहीं नहीं जा पाते थे। इसके करीब 1 वर्ष ये सब रहा। उसके बाद हम अमेरिका वापस नौकरी के सिलसिले में आना हुआ। हम अमेरिका वापस नौकरी के सिलसिले में आ गए। उसके बाद से यहाँ पे कई काव्य यात्राएँ करने का मौका मिला। अभी
पिछले से पिछले वर्ष जो है सुरेश अवस्थी जी और कीर्ति काले जी के साथ एक कवि सम्मेलन किया। 2-3 वर्ष पहले अशोक चक्रधर जी के साथ एक काव्य यात्रा की। ये काव्य यात्राएं थी, कई इनमें श्रृंखलाएं होती थी कि कई कवि सम्मेलन, कई शहरों में कवि सम्मेलन जो है करने का अवसर मिलता है। तो कीर्ति काले जी, सुरेश अवस्थी जी के साथ एक यात्रा करी, फिर अशोक चक्रधर जी के साथ पूरे अमेरिका की बड़ी अच्छी यात्रा हुई। उनकी बिटिया भी साथ में थी जो बहुत अच्छी भरतनाट्यम की डांसर है। डॉक्टर वागीश दिनकर और महेश दुबे जी के साथ एक हम लोगों ने काव्य यात्रा करी अमेरिका के करीब 8-10 शहरों की। डॉक्टर गजेंद्र अवस्थी जी और सरिता शर्मा जी, संजय झाला जी, आशकरण अटल जी और बहुत प्रिय और अच्छे अच्छे कवियों के साथ कविता पाठ करने का अवसर मिला। अमेरिका में भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, विश्व हिंदी ज्योति, विश्व हिंदी न्यास, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति और बहुत सारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो जो कार्यक्रम करती हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, अग्रवाल समाज और जैन एसोसिएशन और यूपी एसोसिएशन, बिहार एसोसिएशन, एमपी एसोसिएशन और राजपूत एसोसिएशन और तरह तरह की एसोसिएशंस, दिवाली मेला एसोसिएशन, होली एसोसिएशन। तो कार्यक्रम खूब होते हैं यहाँ पर और कवि सम्मेलनों का दौर यहाँ पिछले 15 वर्षों से चल रहा है और निरंतर जो है वो ईश्वर की कृपा बनी हुई है और हम कुछ ना कुछ नया लिखने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब के बीच में अचानक ये कोरोना का खेल जो है वो आ गया और तो एक गीत मैंने कोरोना पर लिखा था। वो गीत कहीं से बहता बहता शैलजा जी तक पहुंचा किसी इंटरनेट के कमाल के द्वारा, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड फीचर के द्वारा। तो जब इस कार्यक्रम के लिए शैलजा जी ने मुझसे अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि आपका ये गीत मैंने सुना है और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ गीत ज़रूर सुनाएं इस कार्यक्रम में। तो मैं आपको कुछ गीत सुनाता हूँ। देखिए, ये बातें जो हैं, ये बातें आमतौर पर कहीं करने का अवसर नहीं मिलता है, तो आज मैं वो लोभ संवरण नहीं कर पाया और इस तरह की बातें जो आमतौर पर हम शायद नहीं कर पाते हैं वो करने का अवसर मिला। वो बातें चलती रहेंगी। गीत सुनिए। कि दुनिया एक जादू है, दुनिया एक टोना है, इसमें क्या हंसना है, इसमें क्या रोना है, दुनिया एक जादू है। तन की मशीन के तो फिर भी उपचार हैं, मन के कंप्यूटर में वायरस 1000 हैं। तन की मशीन के तो फिर भी उपचार हैं, मन के कंप्यूटर में वायरस 1000 हैं। अंकों में उलझी है मेधा संसार की, घर की दीवारों में बातें व्यापार की। अब सुख है अब दुख है, अब सुख है अब दुख है, अब तेजी मंदी है, संक्रमण है अनदेखे, अब ताला बंदी है। 2 पल चुरा ले हम, एक गीत गा ले हम, 2 पल चुरा ले हम, एक गीत गा ले हम। सांसों में सरगम का धागा पिरोना है, दुनिया एक जादू है, दुनिया एक टोना है, इसमें क्या हंसना है, इसमें क्या रोना है। तो जो दुनिया का जादू और टोना है, इसमें हंसने रोने के अलावा जो दुनिया है वो चलती रहती है। और अमेरिका की मैं आपको बात बता रहा था कि अमेरिका में बहुत बढ़िया बढ़िया हिंदी कवि हैं, हिंदी लेखक हैं, हिंदी कहानीकार हैं। सुधा ओम ढींगरा जी हैं, श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं। उषा प्रियमवदा जी हैं, अमरेंद्र कुमार जी हैं और अभी बहुत अच्छी लघु कथा का संग्रह आया है, एक मेरे मित्र हैं, उनका बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेखक हैं। यहाँ पर कवियों में अनु भार्गव जी बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, नीलू गुप्ता जी हैं, बहुत अच्छा लिखती, मनीष श्रीवास्तव जी हैं, बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व भी है उनका और लेखनी भी बहुत अच्छी है। और सुरेंद्र नाथ तिवारी जी हैं जो कि हिंदी गीत के बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और इन सब के अलावा बहुत ही बड़े और विशिष्ट कवि हैं राकेश खंडेलवाल जी, गीत ऋषि राकेश खंडेलवाल जी हैं अमेरिका में। इन सब का बड़ा स्नेह मुझे मिलता रहता है। अर्चना पांडा जी हैं जो कवि सम्मेलनों में बहुत नाम कमा रही हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत सत्य के साथ खड़ी रहती हैं अडिग होकर, तो अपराजिता की तरह बहुत ही अच्छा लगता है उनको सुनकर। अनुपम ध्यानी हैं जो बहुत बढ़िया पॉडकास्ट करते हैं, अनुपम ध्यानी को सुनिए आप लोग, पॉडकास्ट उनका अगर मौका लगे। अमेरिका में भारतीय की यात्रा के रूप में बड़ा अच्छा पॉडकास्ट वो लिख रहे हैं।
कनाडा में आचार्य श्रीनाथ द्विवेदी हैं, शैलजा सक्सेना जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, रेणु गुप्ता जी हैं। इस पूरी क्षेत्र में हिंदी भाषा और हिंदी कविता, हिंदी लेखन से जुड़े हुए बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत मन से और पूरे पूरी ऊर्जा से लिखते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है उन सबके साथ जुड़कर यहाँ पर लिखना। और इंटरनेट के चलते ये दूरियाँ भी, जो भौगोलिक दूरियाँ हैं, वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। जब मैंने लिखना शुरू किया और ये सब दौर चल रहा था बेंगलोर में, और इंटरनेट आया था और कंप्यूटर का काम चालू हो गया था, कि तो उस समय अनुभूति और अभिव्यक्ति नाम की 2 इंटरनेट पत्रिकाएं होती थी। पूर्णिमा वर्मन जी जो उन पत्रिकाओं का संचालन करती थी, अभी भी करती हैं, बहुत अच्छी पत्रिकाएं, बहुत स्तरीय पत्रिकाएं होती थी, तो उनमें छपने का बड़ा चाव होता था। अगर पूर्णिमा जी कोई कविता चुन लेती थी कि हाँ अभिनव ये कविता छपेगी, तो बहुत ही गर्व की अनुभूति होती थी। उसी समय हिंदी नेस्ट, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हिंदी नेस्ट चलाती थी, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो हिंदी नेस्ट फिर से प्रारंभ होने जा रहा है। और हिंदी नेस्ट एक बहुत अच्छी पत्रिका होती थी। साहित्य कुंज, सुमन कुमार घई जी हैं कनाडा में, वो चलाते हैं। और पत्रिकाएं भी इधर से बहुत अच्छी, भारत से बाहर भी अच्छी पत्रिकाएं निकल रही हैं। हिंदी चेतना नाम की एक पत्रिका है, जो मुझे भी बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं 10 वर्ष तक उसके उपसंपादक के रूप में उससे जुड़ने का अवसर मिला। श्याम त्रिपाठी जी उसके मुख्य संपादक थे, और सुधा ओम ढींगरा जी जो हैं उसकी संपादक रहीं, कार्यकारी संपादक के रूप में। तो बहुत कुछ सीखने को मिला श्याम जी से, सुधा जी से। और अब विभोम स्वर नाम की पत्रिका निकलती है। विश्व हिंदी न्यास नाम की एक संस्था है, वो हिंदी जगत, बाल जगत, विज्ञान जगत नाम की पत्रिकाएं निकालता है। तो पत्रिकाएं जो हैं वो भी नियमित छप रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति विश्व नाम की पत्रिका निकालती है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ क्वालिटी की कविताएं और लेख आदि उसमें पढ़ने को मिलते हैं। आत्माराम जी गर्भनाल नाम की पत्रिका निकालते हैं, वो तो आप में से बहुत लोगों ने देखी ही होगी। बहुत अच्छी पत्रिका है, बहुत ही श्रेष्ठ पत्रिका है। मैं जब छोटा था तो घर में कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान नियमित आते थे, और हम छोटे बच्चों के लिए चंपक, नंदन, चंदा मामा, ये पत्रिकाएं जो हैं ये भी जो है नियमित आती थी। बड़ा दुख हुआ अभी सुनकर कि कादम्बिनी और नंदन दोनों बंद हो। अब ना तो कादम्बिनी हमारे यहाँ आती है, ना नंदन आती है, लेकिन उसके साथ जो स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं नंदन के साथ और कादम्बिनी के साथ, वो कभी मिटाने वाली नहीं। अब इंजीनियरिंग जब कर रहे थे तो जगह जगह कई बार रुड़की में हम अपनी टीम लेकर गए, आईआईटी लखनऊ में अपनी टीम लेकर गए। जो उनके कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे, रुड़की में थॉम्सो होता था, आईआईटी में शायद उमंग नाम का फेस्टिवल था। या तो जब आईआईटी में मुझे याद है कि कवि सम्मेलन तो जब शुरू हुए तब हुए, लेकिन काव्य पाठ प्रतियोगिताओं में मुझे केवल एक बार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वो बड़ा सुंदर संस्मरण है, मैं आपको बताता हूँ। तो आईआईटी लखनऊ में काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो बड़े अच्छे अच्छे कवि जो हैं वो, उनकी जो कल्चरल फेस्टिवल था उसमें वो कविताएं सुना रहे थे। तो हमारे ही कॉलेज से 2 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक मैं था और एक मेरे बड़े भाई पूज्य शरद त्रिपाठी जी जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अब जब काव्य पाठ का अवसर आया तो शरद त्रिपाठी जी जो हैं वो कविता सुनाने के लिए आए, और कविता सुनाने से पहले बोले कि अब जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें सब लोग अपनी अपनी लिखी कविताएं सुना रहे हैं, और बोले अब मैं जो कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कादम्बिनी के पिछले अंक में छपी है। और ये कहकर उन्होंने, और शरद जी जो हैं वो दिखते भी कवि की तरह थे, दुबले पतले, और एक जो भाषा थी उनकी और जो वाणी थी, जो उसमें वो जो गांभीर्य होता था, वो भी बड़ा मतलब हृदय के अंदर घुस जाने वाला होता था। और उन्होंने वो कादम्बिनी में छपी कादम्बिनी पत्रिका उठाई और वो कविता उन्होंने सुनाई। गज़ल थी या कविता थी वो तो भूल गया मैं कि क्या थी वो कविता। अगर शरद जी ये सुने तो पोस्ट करें उस कविता का लिंक यदि हो तो। और फिर मैंने अपनी कविता सुनाई। तो जब निर्णय सुनाया गया तो शरद जी को प्रथम पुरस्कार मिला और मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। और तो पुरस्कार देते समय जो निर्णायक मंडल था उन्होंने एक बात कही कि कविताएं बहुत अच्छी थी, लेकिन शरद जी की कविता में वो कादम्बिनी का वजन लग गया था। कादम्बिनी का वेट लगने की वजह से उस कविता का स्तर अलग ही हो गया था। तो ऐसी पत्रिकाएं हमारे समय में रही हैं, हमारे समय में ऐसी पत्रिकाएं हुई हैं जिनमें छपकर कविता जो है उसका स्तर अलग हो जाता था, कवि का स्तर अलग हो जाता था। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हम उस दौर में रहे हैं जिसमें हमने साप्ताहिक हिंदुस्तान को छपते देखा है, हमने धर्मयुग के पन्ने पलटे हैं और हमने कादम्बिनी को देखा है। ये वो
चीज़ें हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, और ये आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को कभी शायद महसूस भी नहीं कर पाएंगी कि ये पत्रिकाएं कैसी होती थी और इनमें क्या छपता था और कैसे इनको इनके आनंद का जो सागर होता था। हम चलिए, मैं बहुत सारी बातें मैंने करी हैं, मैं आपको एक दो कविताएं और सुनाता हूँ कि आबादी से दूर घने सन्नाटे में, आज कादम्बनी और ये बंद हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि साहित्य बंद हो गया है। साहित्य स्वरूप बदलेगा, वो इंटरनेट पे पत्रिका के रूप में, जैसे शैलजा जी ये प्रयास कर रही हैं, इस तरह वीडियो चैट के रूप में या अन्य रूपों में आपके आसपास बना रहेगा। तो आबादी से दूर घने सन्नाटे में, निर्जन वन के पीछे वाली ऊंची एक पहाड़ी पर एक सुनहरी सी गौरैया अपने पंखों को फैलाकर गुमसुम बैठी सोच रही थी कि कल फिर मैं उड़ जाऊंगी, पार करूंगी इस जंगल को, वहां दूर जो महके जल की शीतल एक तलैया है, उसका थोड़ा पानी पीकर पश्चिम को मुड़ जाऊंगी, फिर वापस ना आऊंगी। पर मेरे सारे संगी साथी, पत्ते, शाखें और गिलहरी छोड़ जाऊंगी अपने पीछे। क्यों ना ऐसा हो, इनको भी अपने साथ उड़ा ले जाऊं, और चोंच में मिट्टी भरकर थोड़ी दूर उड़ी, फिर वापस आ टीले पर बैठ गई। हम भी उड़ने की ख्वाहिश में कितना कुछ तज आए हैं, वह दिन आएगा जब वापस फिर पर्वत को जाएंगे, आबादी से दूर घने सन्नाटे में, आबादी से दूर घने सन्नाटे में। तो ये जो आबादी से दूर घने सन्नाटे में जाने की जो यात्रा है, ये हर व्यक्ति को स्वयं करनी है। हम उस यात्रा को करने में हमारा साहित्य, हमारा संगीत, हमारी कलाएं हमारी सहायता करती हैं, और उन कलाओं की, संगीत की और सहायता करते हैं इस तरह के आयोजन जो एक इस तरह आत्मीय रूप में बैठकर हमें एक दूसरे के साथ संवाद करने की प्रेरणा देते हैं। मैंने जब मैं लखनऊ में था तो वेदव्रत वाजपेयी जी ने मुझे बहुत स्नेह प्रदान किया, और कई कवि सम्मेलन के मंचों पर मुझे वेदव्रत वाजपेयी जी लेकर गए। एक चीज़ उनसे मैंने सीखी, और जो शायद उनकी कविताओं से मैंने सीखी, कि वो जो कविता जब वो सुनाते थे, और जो कविता के अंदर जो सच्चाई होती थी, वो कभी किसी तालियों की मोहताज नहीं होती थी। मैंने आज तक संसार में वेदव्रत वाजपेयी जी को जितनी तालियां बजवाते हुए सुना है, और एक महोत्सव, महासागर सा देखा है मैंने उनके साथ, वो मैंने कहीं नहीं देखा है। लेकिन वहीं उनकी कविता में कभी भी मैंने उस ताली के प्रति कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि हाँ ये मैं लिखूं तो शायद ताली बजे। जो सच होता था उसको वो पूरी प्रखरता के साथ लिखते थे। और तो एक मैं आपको छंद सुनाता हूँ, जो मेरी ओर से अपने जो कवि मित्र हैं और जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक छोटा सा अनुरोध है कि कल रात सपने में आई एक परछाई, कह गई मन की उमंग न बदलना। हम बड़ी जल्दी चाहते हैं कि एकदम उमंग आ जाए, तरंग आ जाए तुरंत, लेकिन उस उमंग के साथ बहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है। तो कल रात सपने में आई एक परछाई, कह गई मन की उमंग न बदलना, झूठ की हवाएं चाहे जितनी चिरौरी करें, सत्य बोलने का कभी ढंग न बदलना। बशीर बद्र का शेर है कि जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करे हौसला नहीं होता। तो आज के समय में तो और भी ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में लगता है कि ये गलत चीज़ हुई है, लेकिन मन में हौसला नहीं कर पाते हैं, उसको सामने आकर बोल नहीं पाते हैं। तो झूठ की हवाएं चाहे, और ये साहित्यकार का, कवि का तो धर्म है, झूठ की हवाएं चाहे जितनी चिरौरी करें, सत्य बोलने का कभी ढंग न बदलना। और शब्द शब्द ब्रह्ममान रचना नवल गीत, टूट टूट गाने की तरंग न बदलना। शब्द शब्द ब्रह्ममान रचना नवल गीत, टूट टूट गाने की तरंग न बदलना। और कविता से तालियों की रंगत रहे न रहे, तालियों से कविता का रंग न बदलना, तालियों से कविता का रंग न बदलना। तो तालियों से कविता का रंग न बदला जाए, ये बात हम अपने मन में धारण करें। और मैं चलते चलते एक गीत शैलजा जी को, तारा जी को और इस
संसार की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उनको समर्पित करते हुए सुनाता हूँ। और इस गीत के बाद मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। मुझे बहुत आनंद आया इस तरह की बातें करने का, ना तो मुझे कभी अवसर मिलता है और ना इस तरह आप लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है। आप कमेंट करें, आप मुझसे मेरे पेज पर जुड़ें, मेरा ग्रुप है कवि अभिनव, उस पर जुड़ें और हम लोग बातचीत हम लोग की जारी रहेगी। मैं एक गीत संसार की सभी बेटियों को समर्पित करते हुए, मुख्य रूप से शैलजा जी को, जो बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, और उससे भी अच्छा उनके साथ मेरी जितनी भी बातचीत हुई उसमें मुझे एक चीज़ का आभास पूरे समय बना रहा कि वो साहित्य को जीती हैं। वो ऊपर ऊपर से साहित्य कर लेने वाली, या बस मैं जल्दी से मंच मिल जाए या मैं किसी तरह से बहुत सुपरहिट हो जाऊं और इसका किसी तरह से लाभ हो जाए, इस तरह का मुझे उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा कि एक साहित्य से रस में डूबी हुई और उस साहित्य में आनंद लेने वाली बेटी हैं शैलजा जी। तो उनको मैं बहुत साधुवाद देते हुए, उनको समर्पित करते हुए, और आप सब जो भी महिलाएं, जो भी बेटियां इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, उनको समर्पित करते हुए कुछ एक गीत सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुनिए। कि जैसे सुबह जगी नींद में, स्वप्न कोई सुहाना पले, जैसे गम का अंधेरा ढले, मंदिरों में दिया सा जले, बज उठी शाम की मुरलियाँ, घर में बेटी की किलकारियाँ, घर में बेटी की किलकारियाँ। और जो पिता यहाँ बैठे हैं, जो पुरुष यहाँ बैठे हैं, वो अपनी बेटियों के बारे में सोचें जब वो छोटी थी, अपनी बहनों के बारे में सोचें जब वो छोटी थी, तो घर का माहौल कैसा होता था। कि रेत के गांव में जिस तरह कोई नदी या कहानी कहे, धूप को मुँह चिढ़ाती हुई मंद शीतल पवन सी बहे, मंद शीतल पवन सी बहे, तितलियों की है अटखेलियाँ, घर में बेटी की किलकारियाँ, बज उठी शाम की मुरलियाँ, घर में बेटी की किलकारियाँ, जैसे भूले हुए गीत का आ गया हो सिरा याद सा। कई बार ऐसा होता है कि हम गाना भूल जाते हैं और एक शब्द याद आता है। तो आज तो विशिष्ट दिन है, आज मेरे बहुत प्रिय गीतकार शैलेंद्र का जन्मदिन भी है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कोई गाना भूल जाए तो एक शब्द याद आता है, पूरा गीत याद आ जाता है आपको, तो बड़ी प्रसन्नता होती है उस क्षण। तो जैसे भूले हुए गीत का आ गया हो सिरा याद सा, जैसे साहिर के शब्दों को पा खिलता संगीत नौशाद का, खिलता संगीत नौशाद का, तितलियों की हो अटखेलियाँ, तितलियों की है अटखेलियाँ, घर में बेटी की किलकारियाँ। और अंतिम है, जैसे मीठे से संतूर पे राग कोई मधुर सा बजे, सात रंगों को संग में लिए आसमां पे धनुष सा सजे, आसमां पे धनुष सा सजे, जैसे महकी सी फुलवारियाँ, घर में बेटी की किलकारियाँ, फूल झूले हरी डालियाँ, घर में बेटी की किलकारियाँ, बज उठी शाम की मुरलियाँ,
घर में बेटी की किलकारियाँ। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके परिजन स्वस्थ रहें और सब आनंद हो। ईश्वर सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही कामना के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।